हाय एवरीवन, आप सभी लोगों का चैनल में स्वागत है। आज के जो क्वेश्चंस हैं वो एमिली डिकिंसन का नेक्स्ट पार्ट है। तो आगे के नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस करते हैं। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। शी कुड प्रिंट ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम डैश पोएम्स। तो ये कितनी पोएम्स को प्रिंट कर पाती हैं अपनी लाइफ टाइम पे? वो रहती हैं 7। तो उसमें से क्वेश्चन एक्चुअली कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन ये भी बन के आता है कि डिकिंसन एक प्रोफोलिक राइटर तो थी, तो उन्होंने कितने पब्लिकेशंस को अपने लाइफ टाइम में किया था? दैट वाज हर 10, नियरली 10 थी 1800 पोएमों में से। तो वो 10 आप यहाँ इससे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये 7 पोएमें थी। इन्हीं 7 पोएमों की उन्होंने प्रिंट निकाली थी, जिसमें से अर्लीस्ट पोएम इनकी कहलाई जाती है सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट, ये वाली। तो ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा, बस आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी टॉक टू विजिटर्स थ्रू हाफ क्लोज्ड। एक्चुअली हमने जब पढ़ा है इनकी बायोग्राफी, हम जानते हैं कि एमिली डिकिंसन का बिहेवियर कैसा था। वो बड़ी रेक्लोसिव, बड़ी सेक्लूसिव, अकेलापन, तन्हाई में जीवन जीना ज़्यादा व्यतीत करती थी। अगर दोस्तों से भी बात करनी होती थी तो वो लेटर के माध्यम से ही करती थी। तो हम ये कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वो इंट्रोवर्ट थी। लोगों से मिलना जुलना उन्हें पसंद नहीं था, एंड इनफैक्ट उनके कोई फ्रेंड्स भी नहीं थे। जो गिने चुने थे वो लोग उनसे, उन्हीं के साथ वो मिंगल हो जाती थी, मिक्सअप हो जाती थी, उन्हीं के साथ उनका नेचर जेल करता था। तो कोई विजिटर अगर उनके घर आ जाए तो वो आधा दरवाज़ा खोल कर बात करती थी। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। थर्ड क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 3। शी केम टू बी रिगार्डेड एज। अब इनको क्या माना जाता था? इन्हें लोग कहते थे ये तो सनखी है, ये तो पागल है, इसेंट्रिक। अब सनखी पागल में देखो बहुत फ़र्क है। यहाँ आप कहोगे मैम मैड भी दिया हुआ है, तो वाई इट इज़ नॉट मैड, इट कुड बी मैड एज वेल। लेकिन देखिए फ़र्क है। इसेंट्रिक को हम सनखी कह सकते हैं। मैड तो वो हो गया भाई जो तो बिल्कुल पागल है, जिसका तो कोई सेंस नहीं है। इसेंट्रिक पढ़ा लिखा है, मतलब समझदार है, बट वो थोड़ा सनक में चला गया। सो मैड एंड इसेंट्रिक दोनों एंटायरली मीनिंग डिफरेंट निकल के आती है। इज दैट क्लियर? तो सनखी, इसेंट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। शी सस्टेन्ड हर सेल्फ राइटिंग डैश अ डे। वो पूरे दिन अपने आप को किस में सीमित रखती थी? क्या लिखती रहती थी? वो पोएम लिखती रहती थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिकिंसन डाइड ऑन May 15 डैश एट द एज ऑफ 55। कितनी तारीख को मरती हैं वो? तारीख तो बता ही दी है, 15 मई बता दिया, बट द ईयर वॉज 1886। 1886 इनका ईयर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इसमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं, कब मरी कब जन्मी हुई, तो ये सब चीज़ें तो याद करने की हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड द मास हिडन पोएम्स आफ्टर द डेथ ऑफ डिकिंसन। डिकिंसन के मरने के बाद किसने उनके छिपे हुए वर्क को उजागर किया? तो वो थी उनकी सिस्टर लवीनिया। आपको समझाया है मैंने, और यही पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, हु वॉज लवीनिया। तो लवीनिया उनकी क्या थी? हर यंगर सिस्टर, उनकी छोटी बहन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन इज योर्स। डिकिंसन इज नोन एज एन एंटिसिपेटर ऑफ। इन्हें किसका एंटिसिपेटर कहा जाता है? तो पहले तो आप समझ लीजिए एंटिसिपेटर का मतलब क्या होता है। एंटिसिपेटर का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो पहले से अनुमान लगाने वाला हो। हम कहते हैं ना भाई इसको पहले से ही पता है, इन्हें तो अनुमान पहले से ही लगा लेते हैं। तो हम कह सकते हैं उन्हें ज़्यादा मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स क्या है? मेटाफिजिक्स को हम आध्यात्मिक कहते हैं, ठीक है, स्पिरिचुअली, है ना, तो आध्यात्मिक। तो शी इज़ नोन एज एन एंटिसिपेटर ऑफ मेटाफिजिक्स। कहने का मतलब है उन्हें आध्यात्मिक का एहसास पहले ही हो चुका था, मरने से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th। डिकिंसन वॉज मेटाफिजिकल विथ हर। अब हम कह सकते हैं उन्हें मेटाफिजिकल, मतलब वो आध्यात्मिक तो हुई, लेकिन आध्यात्मिक किस सेंस में हुई? उनको नॉलेज मिला, उन्हें ज्ञान, उन्हें मरने से पहले का जो ज्ञान था वो सब चीज़ उन्हें मिली। विट आएगा आपका, विट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, डिकिंसन वॉज मॉडर्न इन हर। अगर हम बोले तो जो डिकिंसन थी, एमिली डिकिंसन, वो मॉडर्न किस चीज़ में थी? तो वो मॉडर्न थी रोमांटिसिज्म। यस, आई नो मोस्ट ऑफ पीपल विल बी थिंकिंग कि ये रोमांटिसिज्म में कैसे हो गई। यहाँ तो एक्चुअली ये मॉडर्न थी। क्यों? क्योंकि ये इन्फ्लुएंस्ड थी किससे? ट्रांससेंडेंटलिज्म और डार्क रोमांटिसिज्म। ठीक है। अगर हम कहें तो इसे जो हम कहते हैं, मैं लिख दूँ आपका,
दैट इज योर ट्रांस, ठीक है, सेंडेंटलिज्म, डेंटलिज्म, ये टर्मिनोलॉजी है। तो इससे ये बहुत ज़्यादा प्रभावित थी और डार्क रोमांटिसिज्म से भी ये बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। तो अगर मैं बोलूँ ट्रांसेंडेंटलिज्म क्या है, तो ये एक सामान्य मानव का अनुभव होता है जो उसको मतलब कह सकते हैं समूह में, पूरे समूह में उसको अलग ही वो होता है, मतलब उन्हें बहुत ही ज़्यादा परख होती है, जिसे हम कह सकते हैं हाईली, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिसे हम कह सकते हैं। तो ये इनका नेचर था, तो इस चीज़ में ये बहुत मॉडर्न थी, ठीक है। तो रोमांटिसिज्म, डार्क रोमांटिसिज्म की भी बात आई है इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु कॉल्स डिकिंसन नेक्स्ट टू विटमैन, किसने विटमैन के बाद इनका नाम भी जोड़ा, कि इनको भी वही उपाधि दे दी गई कि ये भी उसी हियरार्की में आती हैं। तो एक मेजर अमेरिकन पोइट थे, उनका नाम था AC वार्ड। तो AC वार्ड ने इस चीज़ को कहा था कि विटमैन के ही बराबर का दर्जा एमिली डिकिंसन को भी मिलना चाहिए, और उन्होंने वो दर्जा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12th सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। क्वेश्चन नंबर 12th इज योर्स। देखिए, मेनी ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ डिकिंसन्स वेयर व्हाट, मैन्युस्क्रिप्ट आप जानते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट को क्या कहते हैं हम, हाथ से लिखी हुई किताब, ठीक है। मैन्युस्क्रिप्ट को क्या कहते हैं, कोई भी किताब जो हाथ से लिखी हुई हो उसे हम मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। तो बहुत से हाथ से लिखी हुई किताबें उनकी क्या रही, अनफिनिश्ड रही, क्योंकि वो अर्ली चली गई थी, मर गई थी, तो इसलिए वो अनफिनिश्ड वर्क रहा। शी इज़ कंसिडर्ड एज एन डैश पोइटस, उन्हें हम कैसा दर्जा दे सकते हैं, कैसी पोइटस थी वो, कैसी लेडी पोइटस थी, पोइटस का मतलब ही लेडी हो गया। तो उनको हम ओरिजिनल इसलिए कहते हैं क्योंकि उनकी जो राइटिंग स्टाइल थी बहुत बोल्ड थी, ओरिजिनल वर्ड्स था, उसी बेस पे इनको ओरिजिनल पोइटस कहा जाता है। क्योंकि क्या थी ये, बोल्ड। आप अगर इनके हमने वर्क देखे हैं तो ग्रामर का कोई रूल नहीं, मतलब शी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन हर राइटिंग स्किल्स, ठीक है। इसीलिए ये ओरिजिनल कहा गया है कि इन्हें हमने ओरिजिनल कंसिडर किया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14th। लेट्स हैव अ लुक क्वेश्चन नंबर 14th। डिकिंसन हैज़ यूज्ड डैश इन हर पोइट्री, तो डिकिंसन ने किस चीज़ का अपनी पोइट्री में जोर डाला है, किस चीज़ का जोर डाला है, तो उन्होंने इमेजरी मतलब कोई भी चीज़ कल्पना करना, जैसे डैशेस डाल दिए, पर्टिकुलरली आपने देखा होगा जब हमने कल वीडियो मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था, ये डैशेस डालती थी, फ्रेजेस डालती थी, ग्रामेटिकल पंक्चुएशन कोई मतलब नहीं था, इनकी जो राइटिंग स्टाइल थी कहीं पर डॉट एलिप्सिस थे, कहीं पर इनका मतलब ग्रामर को फॉलो नहीं किया इन्होंने, अगर हम बोले तो इनकी जो राइटिंग स्टाइल है डॉट डॉट करके छोड़ देना, हैश लगा देना, स्लैंट राइमिंग कर देना। तो इनकी पोइट्री में इमेजिनेशंस भी बहुत थे, इमेजिनरी चीज़ों को इन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी पोइट्री में यूज़ किया है। नेक्स्ट है, आई फेल्ट अ फ्यूनरल इन माई ब्रेन इज़ द पोएम कंपोज्ड ऑफ, वेरी गुड पोएम एंड वेरी हार्ट टचिंग ऑल्सो। आप पढ़िए इसको, जीवन का बहुत सत्य जिसे कहते हैं, जीवन का यूनिवर्सल ट्रुथ, और जिस इंसान को पता है कि मैंने मरना है और उसके ऊपर भी आई वुड से कि इट्स डेयर टू राइट ऑन डेथ इफ़ समबडी नोज दैट गोइंग टू डाई अर्ली, तो उसके ऊपर डेथ के ऊपर कोई चीज़ इतनी बड़ी व्याख्या कर देना, इतना बड़ा विस्तार से लिख देना, इट्स हैट्स ऑफ टू हर। ये वही कर सकते हैं जो माने जाने लोग होते हैं, राइटर्स होते हैं, दे कैन ओनली डू इट। तो बहुत अच्छा वर्क है। आई फेल्ट अ फ्यूनरल इन माई ब्रेन, कहती हैं कि मेरे को तो ऐसा लगता है मेरे ब्रेन का भी अंतिम संस्कार, देह संस्कार अब कर देना चाहिए, ठीक है। डिकिंसन कौन है, एमिली डिकिंसन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16th। द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ डिकिंसन पब्लिश्ड इन, इनका जो पहला वॉल्यूम आया था डिकिंसन का वो कब आया था, तो वो आया था 1890 में आया था, ठीक है। एडिशन ऑफ पोएम्स थी वो। और आपको मैं ये भी बता दूं, मेबल लोमिस और टोड ने पब्लिश किया था। मैं लिख भी दूँ अगर, वैसे आई थिंक देयर इज़ अ क्वेश्चन रिलेटेड टू इट। इट वाज मेबल लूमिस, LOOMIS, मेबल लोमिस एंड टोड, TODD, टोड पब्लिशर्स,
इन्होंने इसको क्या किया था, पब्लिश किया था। इसमें 1890 में इनका एडिशन ऑफ पोएम्स आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। द बस्टल इन हाउस। द बस्टल इन हाउस इज अ वर्क इन नेचर बाय डिकिंसन। अब एक्चुअली ये क्या है इनका द बस्टल इन हाउस, ये एक वर्क है नेचर के प्रति और ये एक प्रकार की पोयम है। ये एमिली डिकिंसन का वर्क है और इट इज़ अ पोयम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट बाय डिकिंसन इज अ डैश बाय नेचर। ये भी एक पोयम है, सॉरी दिस इज अ पोयम। ठीक है। ये भी क्या है सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट, ये भी एक पोयम है। थोड़ा सा मैं इसको अगर ब्रीफ कर दूं आपको तो एक्चुअली इसमें बहुत अच्छी बात इन्होंने बोली। इन्होंने बोला कि जब तक इंसान के जीवन में फेलियर नहीं आता तब तक उसको सक्सेस का जो स्वाद है वो कभी नहीं मिल पाता है ना। ये चीज़ उन्होंने इस पोयम में बताई है। ये वर्क कब आया था इसको भी लिख लीजिए, एक क्वेश्चन और बन जाएगा। 1864 में आया था कब आया था, पब्लिश हुआ था 1864 में। तो इन्होंने बोला कि इंसान को जीवन में फेल होना भी ज़रूरी है। जब वो फेल होता है और तब जब उसको सक्सेस मिलती है, उसकी अहमता, उसकी स्वाद, उसका मतलब वही इंसान जान सकता है। तो कहते हैं ना, एक बार फेल हो गए, फिर मेहनत करी, फिर दोबारा सक्सेस मिली, तब उस इंसान को पता होता है कि व्हाट एक्चुअली द सक्सेस इज़। ये इन्होंने इस चीज़ में बताया है। उसी प्रकार जिस प्रकार वो कहती हैं, इसी वर्क में वो बोलती हैं कि जो सोल्जर, एक तो सोल्जर वो है जो युद्ध जीता भी, मतलब जीत लिया खाली, उसका कोई पेन नहीं हुआ उसको, लेकिन एक सोल्जर वो है जो मौत के मुंह से, मतलब घाव लगे, सब कुछ लगे, वो बैटल में, युद्ध में लड़ा, मरण, उसने मतलब जीवन को मरते हुए देखा, उसने अपने आप को मरते हुए देखा उस बैटल में, रणभूमि में, उसके बाद वो जीत जाए तो वही इंसान को सक्सेस का पता रहेगा। तो इस तरीके से उन्होंने कोरिलेट किया है। आई होप मेरे को समझा दिया मैंने, वर्क भी आपको समझ में आ गया होगा व्हाट एक्चुअली द थीम ऑफ द वर्क इज अबाउट। क्वेश्चन नंबर 19। होप इज द थिंग विथ फेदर्स इज अ फेमस लाइन फ्रॉम द पोएम डिकिंसन। बहुत ही अच्छी पोएम, मतलब मैं बोलूँ डिकिंसन का तो बहुत ही अच्छा वर्क है। कहती हैं कि होप इज़ द थिंग, मतलब उम्मीद ही इंसान के जीवन का एक, मतलब कहते हैं कि होप इज़ द थिंग विथ फेदर्स, मतलब एक उम्मीद, मतलब पंख जिसे कहते हैं ना, पंख है। तो पंख को यहाँ पर होप फेदर से इसलिए भी कह दिया क्योंकि यहाँ पर इन्होंने एक सिंबलाइज किया है होप को, एक छोटी सी बर्ड से को रिलेट किया है। तो कभी कभी पूछ लिया जाए कि क्या सिंबल है, होप का सिंबल किससे है, पर्सोनिफाइड किया है स्मॉल लिटिल बर्ड। तो वो कहते हैं कि उम्मीद तो एक ऐसी चीज़ है जो कि पंख की तरह है, जो कभी नहीं, मतलब यहाँ पर इसका कहने का उद्देश्य यह है कि इंसान के जीवन में उम्मीद कभी नहीं मरती, होप हमेशा जीवित रहता है, इट नेवर डाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20th। The first selection of her poem in 1890s was published by, right now I told you in the question number I think it was around 15, है ना, उस पर मैंने बताया भी था कि क्या थे, कौन किसने पब्लिश किया था। तो एक थे टोड और एक थे हिगर्सन। इनका 1890 पोएम का कलेक्शन था, आप कह सकते हैं एडिशन ऑफ पोएम किया गया था 1819 में। ये एमिली डिकिंसन का पहला पब्लिकेशन था, published work था। Moving on to the next question, question number 21. Let's have a look. R.W. Franklin's version of Dickinson's poem appeared in. तो ये R.W. फ्रैंकलिन का जो वर्जन था डिकिंसन की पोएम में, ये आता है 1998 में। ये इनका वर्जन था, ये दिखाई दिया है, मतलब एक तरीके से हम इमिटेशन कह सकते हैं डिकिंसन के वर्क में, वो दिखाई दिया 1998 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सक्सेस इन काउंटेड स्वीटेस्ट। अभी समझाया था मैंने, ये एक शॉर्ट लिरिक है, इसमें 12 लाइनें हैं 3 स्टेंजा में। तो आप कह सकते हो कि 4 लाइन्स ईच स्टेंजा, ठीक है, या तो 4 लाइन्स ईच स्टेंजा कह लो। 4 लाइन्स तो आप जानते ही है ना, 1 2 3 4, ओके, 4 लाइन्स हो गई, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन।
तो कितनी हो गई है, एच स्टैंजा मतलब 4 लाइन एक स्टैंजा में है, ठीक है, तो 12 लाइन्स आके बन गई। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। देन कम्स योर सॉरी मैंने आपको बोला था ना 12 लाइन्स इन 3 स्टैंजाज है, तो हो गई 4 लाइन्स है तो 4 3 12 आ गया। आई होप कन्फ्यूजन की तो कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, आप समझ गए होंगे। मैंने आपको बोला कितनी लाइनें हैं, थोड़ा सा बता दें। ये सक्सेस इन काउंटेड स्वीटेस्ट है, मैंने बोला 3 लाइनें हैं, ठीक है। 3 स्टैंजा है, एक 1 लाइन है, 2 लाइन है, 3 लाइन है, 4 लाइन है, तो 3 4 क्या हो जाएगी, 12 लाइन्स आ जाएंगी। समझ में आ गया? तो दिस वॉज द कैलकुलेशन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 23 क्वेश्चन पे। सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट इज अ लिरिक पोयम बाय एमिली डिक्सन। और ये लिखा कब गया था? सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट, हाँ यहाँ कंफ्यूज मत होना, इन्होंने लिखा इसको कब था, मैंने जो आपको डेट बताई वो थी पब्लिशिंग डेट, मतलब ये पब्लिश हुआ था 1864 में। आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। लेकिन इसको लिखा कब गया था? लिखा गया था 1859 में। प्लीज ट्राई टू नोट डाउन। सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट, इट वॉज पब्लिश्ड इन 1864, ठीक है, एंड इट वॉज रिटन इन 1859। 2 क्वेश्चन बन गए आपके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगेन इंपॉर्टेंट पोएम है इसलिए ज़्यादा क्वेश्चंस बन के आ रहे हैं, इससे वही आ गया। सक्सेस काउंटेड से पब्लिश एनोनिमसली गुमनाम से ही पब्लिश हुआ था, ये भी मैं आपको बता दूं 1864 में गुमनाम से पब्लिश हुआ था ये, ठीक है। फिर इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन बनता है, सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट वाज पब्लिश एनोनिमसली इन डैश। किस उसमें ये पब्लिश हुआ था? अप्रैल 27 1864 में ये किस में पब्लिश हुआ था? तो पब्लिशिंग हुई थी ये द ब्रुकलिन डेली यूनियन में, तो ब्रुकलिन डेली यूनियन में। 3 क्वेश्चन है, याद करने हैं, कैसे करने हैं। सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट 1859 में लिखी गई, 1864 में पब्लिश हुई, एनोनिमसली पब्लिश हुई, और किस में पब्लिश हुई? द ब्रुकलिन डेली यूनियन में, ठीक है। तो आपको शायद याद भी हो जाए। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट वॉज रीपब्लिश्ड इन एंथोलॉजी। इसको दोबारा से क्या किया गया था? एंथोलॉजी में पब्लिश किया गया था दोबारा से। तो दोबारा से कौन सी एंथोलॉजी का मतलब होता है समूह, ग्रुप, या आप कह सकते हो कलेक्शन, ठीक है। तो कौन से कलेक्शन में इसको दोबारा से रीपब्लिश किया गया? दैट वॉज अ मास्क ऑफ पोइट्स 1878। किस में किया गया था? अ मास्क ऑफ पोइट्स 1878। Moving on to the next question, question number 27th. Success is counted sweetest is one of those 7 poems, मतलब वो 7 पोयमों में से एक पोयम है that were published in Dickens lifetime, जो डिकन की लाइफ टाइम में पब्लिश हुई थी। और यही क्वेश्चन सबसे पहला इस सीरीज़ का फर्स्ट क्वेश्चन ही बना कि टोटल कितनी उसने पोएमों को पब्लिश किया था अपनी लाइफ टाइम में। तो दैट वाज 7 पोएम्स। और कितना वर्क उन्होंने नियरली लिख लिया था, पब्लिश कर लिया था? दैट वाज 10 वर्क। ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। विच पोएम यूजेस द इमेजेस ऑफ अ विक्टोरियस आर्मी and one dying warrior to suggest that only one who has suffered defeat can understand success। देखो यही बात मैं आपको समझा रही थी, थोड़ा सा समझ लीजिए कि कौन सी पोयम ये इमेज को दिखाती है, दर्शाती है एक जीतने वाले आर्मी पर्सन को जो मर रहा है, जो मतलब डाइंग वॉरियर मतलब मरने वाला जो सिपाही है या सोल्जर है, वो ही हु हैज़ सफ़र्ड डिफीट, जिसने हार को महसूस किया है, वो ही बता सकता है कि सक्सेस क्या चीज़ है। तो इसका निष्कर्ष मैंने आपको बताया ना, जीवन में जो इंसान फेल होता है, जो डिफीट होता है, वो ही जीतने के बाद उस खुशी का एहसास समझ सकता है। तो दिस इज सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट, ठीक है। वैसे भी इसको सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट से अगर मतलब निकाल लो तो पता ही चल रहा है सक्सेस का मतलब है सक्सेस, सफलता। काउंटेड स्वीटेस्ट मतलब गिनी जाती है मधुरता,
तो मधुर सक्सेस में मधुरता कब आएगी? जब हार पहले देखी होगी। खुद ही देख लीजिए आप, जब हारते हैं उसके बाद जब ऊपर उभरते हैं उसका मज़ा कुछ और ही है कि नहीं है? तो वही वाली बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। लेट्स हैव अ लुक। विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज इन द फ्रेज द पर्पल होस्ट? आपको याद होना चाहिए जब हम एमिली डिकिंसन को पढ़ रहे हैं तो वो अपने आप में क्या है? आप जानते हैं वो अपने आप में क्या है? शी इज अ लेडी राइटर विथ फ्रेज यूजिंग फ्रेजेस, फेजेस, डैशेस, है ना? तो इन्होंने यहाँ पर इसी फ्रेज को यूज़ किया है, द पर्पल होस्ट। तो पहले तो पर्पल होस्ट होता क्या है? इस फ्रेज को किससे उन्होंने सिंबलाइज किया है? उन्होंने सिंबलाइज किया है इसको नोबल मैन से, द नोबल मैन या नोबल पीपल कह लो, ठीक है? नोबल पीपल से इनको उसने संबोधित किया है। अब नोबल पीपल से तो इन्होंने सिंबलाइज किया है, तो वो किसको सिंबलाइज कर रही हैं? वो वही वाली बात आ गई कि वो एक ग्रुप, आर्मी वाले आदमी की बात कर रही हैं कि वो एक ग्रुप है आर्मी का जो जीतता है, लेकिन तब जीतता है जब वो एक बार फेल हो जाता है। एक आर्मी जो बैटल में लड़ रहा है उससे वही जानता है असली ज़िंदगी की जीत क्या है। तो ये एक पन है, इट्स अ फिगर ऑफ स्पीच, pun. Okay, I will make the video related to pun. Might be tomorrow I will give it to you. Okay, तो pun से related जल्दी ही मैं आपको एक literary term की वीडियो बना के दे दूँगी, तो it will be more clear to know what actually the pun is about. Moving on to the last question of this series, and that is your question number 30. The main themes of Emily Dickinson's poetry are. अगर हम बोलें तो थीम, एमिली डिकिंसन की पोइट्री की थीम क्या थी? तो थीम आप जानते हो, लव भी था उनके उसमें, दर्द भी था, मृत्यु डेथ की भी थी बात, और सफरिंग्स पेन्स के बारे में भी था, और इमॉर्टैलिटी के बारे में भी था। तो हम कह सकते हैं ये सारे के सारे ही थीम्स बन के आते हैं एमिली डिकिंसन की पोइट्री में। सो आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ में आई होगी। ये जितने क्वेश्चंस आप कर रहे हो प्लीज़ मेक इट डेट श्योर कि आपको उसी समय याद हो जाए, और मेरा मकसद यही रहता है कि एक बार वीडियो पढ़ने पर ही आपको आंसर याद हो जाए। तो साथ ही साथ आप ज़रूर मिलके याद किया करें, एक्सप्लेनेशन को ढंग से समझा करें, तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड येस, आई वॉन्ट टू टेल वन थिंग, मैं आपको एक चीज़ नोटिफाई करना चाहती हूँ। आई एम स्टार्टिंग प्रैक्टिस सेट। देखिए, आप चिंता मत कीजिए, जो बच्चे, बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा कि आपकी मैराथन सीरीज़ पे कोई असर पड़ेगा, कुछ असर नहीं पड़ेगा। मैराथन सीरीज़ आपकी चलती रहेगी जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता। ओके, इट कुड बी मोर देन 2000 क्वेश्चंस ऑल्सो। ऑलरेडी आपको कोई इससे मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर ये ऊपर भी चला जाता है। आई डैम केयर अबाउट इट। ओके, तो अगर ये 2000 से ऊपर तो जाएगा ही जाएगा, दिस इज़ फॉर डेट श्योर। ओके, तो मैराथन सीरीज़ से आप टेंशन मत लीजिए, ये आपको प्रतिदिन मिलेगी, क्योंकि मुझे हर बच्चे तक पहुंचना है। और जिसको सच में नीड है, जो कोचिंग नहीं ले सकते, जो दे कांट अफोर्ड द फीस, एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु डोंट गेट द एनवायरनमेंट एम्बियंस टू गेट थ्रू द क्वेश्चंस, तो उनके लिए ये एक माध्यम है। आप इससे तैयारी कीजिए, आप अच्छी तैयारी कीजिए, बहुत अच्छी तैयारी कीजिए। ओके, लेकिन अब मैं जो बोल रही हूँ उसका ये रीज़न है कि मैं एक प्रैक्टिस सेट, आई एम गोइंग टू स्टार्ट प्रैक्टिस सेट इन माय ऑनलाइन टीचिंग ऐप। मेरा एक ऑनलाइन टीचिंग ऐप है, उसमें ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं। आई नो नोबडी इज़ इंटरेस्टेड इन ऑनलाइन क्लासेस, बट आई एम स्टार्टिंग प्रैक्टिस सेट इन द मंथ, फ्रॉम द मंथ ऑफ जून। मतलब आप 3 जून से मैं प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम 50 क्वेश्चंस करेंगे। 50 क्वेश्चंस आपके प्रॉपर सब जैसे एग्ज़ाम में एग्जैक्टली पूछा जाता है। देखिए, जो मैं अभी भी करा रही हूँ वो भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बट ये ऑथर वाइज है, ये एक सेक्शन वाइज क्वेश्चंस है, राइट। लेकिन वो क्वेश्चन ऐसा बनेगा जो एग्ज़ाम का सैम्पल पेपर टाइप का बनता है ना, 50 क्वेश्चंस, जिसमें आपकी ग्रामर भी आएगी, आपके लिटरेचर भी आएगा, वो सारा उस तरीके से मैंने सेटअप किया है। आप में से जो बच्चे इच्छुक हो, देखिए बाउंडेशन किसी को नहीं है, जो इच्छुक हो, जो फ्री, मतलब जो फ्रीली चाहते हैं, कि फ्रीली इन द सेंस, डोंट थिंक दैट द बैच इज़ फॉर फ्री,
आई मीन टू से जिनको इंटरेस्ट है कि हमें 50-50 क्वेश्चन की सीरीज़ करनी है, तो प्रत्येक सैटरडे को आई विल बी डूइंग दैट सीरीज़, मतलब प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ कराऊंगी। 500 रुपीज़ में मैं करा रही हूँ। ओके, मतलब 500 रुपीज़, इट्स नॉट महंगा नहीं है कोई, मंथली 500 का मतलब है जून के महीने का 500 एंड जुलाई के महीने का 500। इट्स अप टू यू वेदर यू वांट टू गो फॉर जुलाई और अगस्त, वो आपकी इच्छा है। अगर आप प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो 500 में आपके मतलब मंथ में जो जुलाई के मंथ में जो बैठेगा, जून के मंथ में जो आएगा, इट विल बी 500। इट इज़ बिकॉज 500 क्योंकि ये आपका प्रैक्टिस सेट मैं ऑनलाइन करवाऊँगी। इसमें एक प्रॉपर चैनल के थ्रू, मतलब इन द सेंस कि मतलब आपका जैसे एग्ज़ाम में पेपर देते हैं उसी प्रकार से किया जाएगा। आप लोगों को ग्रुप में जोड़ा जाएगा, आपको टीचमेंट ऐप में ग्रुप में टेस्ट वाले ग्रुप में ऐड किया जाएगा। आप लाइव क्लास देंगे, लाइव टेस्ट देंगे, लाइव। ओके, वो 450 क्वेश्चंस होंगे, आपको मैं समय दूंगी उतना ही पर्टिकुलर टाइम जितना एग्जाम में मिलेगा आपको 50 क्वेश्चन करने के लिए, वो दिए जाएगा। उसके बाद आई विल डिस्कस द आंसर्स, मैं एक एक आंसर का एक्सप्लेनेशन सहित आपको समझाऊंगी। सो ऑन दैट पर्पस ओनली आई एम चार्जिंग इट 500। तो जो कोई भी इच्छुक हो, इतना सस्ता आपको नहीं मिलेगा, इतनी एनर्जी के साथ ये मैं दावा करती हूँ। चाहे आप किसी भी यूट्यूब पे चले जाइए, चाहे आप किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाइए, nobody is going to give you such a bulk of authentic material in just such a lower amount, I'm telling you। और एक्सप्लेन भी उसको मैं वैसे ही करूँगी जैसे मैं एक्सप्लेन आपको यूट्यूब पे क्वेश्चंस को करती हूँ, बस ये है कि उस समय मैं वर्चुअल रहूँगी। दैट इज़ द ओनली डिफरेंस। एंड येस ऑफ कोर्स यू विल गेट द 50 क्वेश्चंस। आपको PDF भी मिलेगी उसकी, एवरी जो प्रैक्टिस सेट का PDF मिलेगा विथ एक्सप्लेनेशन द सेम डे इटसेल्फ। तो प्लीज़ जो कुछ भी इच्छुक हो, थंबनेल में आपके पास नंबर है, जल्दी से एनरोल करा लीजिए सो दैट यू डोंट ट्राई टू मिस एनी क्वेश्चन। जो इंटरेस्टेड है, जो इच्छुक हैं, मैराथन सीरीज़ चलती रहेगी, वहाँ से निस्फिक्र रहिए, ठीक है। तो प्लीज़ मुझे जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्ड दीजिए, क्योंकि उसके बाद 2-4 दिन के बाद बीच में फिर लेना फिर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो जाएगा। देन इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू एंटरटेन यू, क्योंकि शुरुआत से ही जुड़ जाए तो ज़्यादा बेटर होता है। तो दैट इज़ वाई ये मेरा एक मैसेज था, इसलिए मैंने आप सबको डाल दिया है। यूट्यूब में आप सभी लोग सुन रहे हैं, आपके भी और कोई जान पहचान के हो तो उनको भी आप ज़रूर बोलिएगा। ओके, सो आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। तो आई होप आप सभी को मैं ये बोलूँगी भाई, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जिन्होंने किया है, थैंक्स टू ऑल ऑफ देम। आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, अगर वीडियो एक दिन नहीं आती है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सब्सक्राइब का बटन दबाना भूल जाए। आई हैव सीन द डे when if there is a day when I don't upload any video due to some reason, कुछ important reason हो जाता है, नहीं कर पाती हूँ। I don't see that anybody is subscribing this channel. So please try to understand, एक दिन हो जाता है, कभी ऐसा हो जाता है कि नहीं हो पाता है, तो it doesn't means that you will not get the material। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, तेज़ी से सब्सक्राइब कीजिए। जितना ज़्यादा तेज़ी से करेंगे, आपके ही सब्सक्राइबिंग बढ़ने से मैं एक अच्छा बहुत अच्छा सेटअप कर दूंगी फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन के लिए, आपको डिजिटल बोर्ड से भी पढ़ाऊंगी। तो दैट इज़ वाई माई पर्पज़ इज़ टू एडुकेट लॉट ऑफ पीपल एट द सेम टाइम विद अ गुड इन्वेंशन ऑफ टेक्नोलॉजी। ये मेरा पर्पज़ है। तो इस टेक्नोलॉजी के लिए आई हैव टू अर्न, एंड माई अर्निंग इज़ फ्रॉम योर्स, है ना। तो इसलिए आप जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, जितना ज़्यादा आपको अच्छा लगता है, प्लीज़ मेक इट डू सो। So very good luck for your preparation. We will meet in the next video. Have a good day. Have a good night.